नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज आप लोगों के लिए मैंने एक साइंस का प्रैक्टिस सेट लाया है। एक ऐसा प्रैक्टिस सेट जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे एक अच्छे लेवल का होंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, या बीपीएससी का प्रीलिम्स हो, या रेलवे का कोई अन्य एग्ज़ाम हो जैसे एनटीपीसी और ग्रुप डी या टेक्नीशियन या ड्राइवर। सभी एग्जामों में आपके क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। इसमें हम वैसे ही क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं जिसमें से कम 4-5 क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा हम बता पाए। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को मैं बता रहा था, इंडिविजुअल अर्थात एक सब्जेक्ट का मैं एक चैप्टर का वीडियो में बना रहा था। जैसे बायोलॉजी चल रहा था, बायोलॉजी में जैव विकास आपको पढ़ाए, पाचन तंत्र पढ़ाए। तो बात यह है कि हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री छूट रहा था, तो हम सोचे एक ऐसा काम किया जाए जिसमें तीनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन क्या हो, कंबाइन हो और उसका डिस्कशन हो पाए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो। और इधर ये वीडियो चलता रहेगा आपका जो बायोलॉजी का चल रहा है। जैसे मैंने पाचन तंत्र आप लोगों को पढ़ा दिया और एक जैव विकास पढ़ा दिया, फिर एक अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो कल आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए इसमें हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। बात आई विकासवाद की, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जैव विकास से संबंधित विभिन्न विद्वानों ने अपना अपना मत दिए, सिद्धांत दिए। उन्हीं में से विकासवाद का जो सिद्धांत दिए वो चार्ल्स डार्विन साहब ने दिए थे। इस विकासवाद के सिद्धांत को डार्विनवाद का भी सिद्धांत बोलते हैं, क्योंकि डार्विन साहब ने दिए थे। और इसको ही प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत बोलते हैं या प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत बोलते हैं। ये विकासवाद के सिद्धांत में डार्विन एवं वालेस, ये वेलेस नाम है या वालेस बोलिए, दोनों का योगदान रहा है कंबाइंड रूप से, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान डार्विन साहब का रहा, इसलिए विकासवाद या डार्विनवाद का पिता चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को बोला जाता है। इन्होंने अपने 4 सिद्धांत दिए। इनकी एक पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें इन्होंने अपने 4 सिद्धांत को प्रतिपादित किए अर्थात प्रकाशित किए। इनका कहना था कि जो जीव है उनमें संतान उत्पत्ति करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो वातावरण से भी ज़्यादा होता है। दूसरा इनका कहना था कि उनके जीवन में संघर्ष होता है। तीसरा जो इनका था कि जो नई जाति की जो उत्पत्ति होती है उनमें पूर्वजों से क्या होती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। चौथी जो इनकी बातें थे, जो सबसे मेन बातें थी, उनका था योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, और इसी को प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत बोला गया। योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत का तात्पर्य ये होता है योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत यानी इसका तात्पर्य होता है कि वैसा जीव जो पर्यावरण के अनुकूल हो तथा उस पर्यावरण में वो बढ़िया ढंग से अपनी ज़िंदगी जी सके तथा प्रजनन की क्रिया आसानी से या सफलतापूर्वक कर सके, वही हमारा योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत कहलाता है। इंग्लिश में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं। और इसी के आधार पे इन सारी गुण के कारण इसको क्या किया जाता है, अन्य जीवों, टोटल जीवों में से उसका चयन किया जाता है कि वैसा जीव जो पर्यावरण के अनुकूल हो तथा अपने प्रजनन की क्रिया वो अच्छी ढंग से अर्थात सफलतापूर्वक कर सके, वैसे जीवों का ही हम चयन करेंगे, जो लेमार्क साहब नहीं बता पाए थे। इसीलिए ये जो सिद्धांत है प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत या प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत या विकासवाद का सिद्धांत कहलाता है। इनमें हम लोग दो चीज़ें याद रखेंगे। एक तो ओवर प्रोडक्शन, जो आप लोगों को बताए थे कि कोई भी जीव संतान उत्पत्ति करने की क्षमता जो है उसमें क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, जो एक पर्यावरणीय दृष्टिकोण से होना चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा उसके पास कैपेसिटी होता है। इसको आप लोगों को हम बताए थे ओवर प्रोडक्शन। इसको रट लीजिएगा कि ओवर प्रोडक्शन थ्योरी किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन साहब ने। एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो बताए थे, सर्वाइव से ही सर्वाइवल बना है, फिटेस्ट का मतलब फिट। आपको बताए थे योगतम की उत्तरजीविता, इसका मतलब होता है जब कोई जीव पर्यावरण के अनुकूल हो, उस पर्यावरण के माहौल में ढल जाए, उस पर्यावरण के अनुसार वो जीवित रह सके और अपने प्रजनन की क्रिया संपन्न कर सके, नई संतान की उत्पत्ति कर सके, वैसे जीवों की हम क्या करेंगे, चयन करेंगे। योग प्लस उत्तम, सबसे उत्तम जो उनमें से जीव होगा उसका चयन करेंगे। यही कारण है कि योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत आया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये याद रखिएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ आता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन साहब ना, और चार्ल्स डार्विन साहब। ओवर प्रोडक्शन किसने दिया, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, यानी वही नाम है उनका। और विकासवाद यानी डार्विनवाद या विकासवाद का जो सिद्धांत रहा, ये दोनों मिलकर दिए, ये वालेस साहब और डार्विन साहब, लेकिन योगदान ज़्यादा इनका ये रहा, इसीलिए पिता बोला जाता है विकासवाद का पिता या डार्विनवाद का पिता डार्विन साहब को। सस्पेंशन ये पे नहीं है, स्पेंसर है।
टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी, स्पेंसर साहब जो थे, इन्होंने जो डार्विन साहब ने जो अपने पुस्तक में प्रकाशित किए थे योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, ये सिद्धांत तो ये प्रकाशित दिए थे डार्विन साहब ने, लेकिन इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किए थे वो स्पेंसर साहब किए थे। यदि एग्जाम में आए कि योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत शब्द जो है सर्वप्रथम किसने उपयोग में लाया, ये इसका खोज किसने किया, तो बोलेंगे स्पेंसर साहब ने किया। योगतम की उत्तरजीविता की खोज किसने किया, स्पेंसर साहब ने, लेकिन ये सिद्धांत किसने दिए, तो चार्ल्स डार्विन साहब ने। वो बात आती है हक्सले की, तो हक्सले साहब ने क्या बताया कि जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। हक्सले साहब का कहना था जो जीव द्रव होता है वो क्या होता है, जीवन का भौतिक आधार होता है। ये किसने बताया, तो हक्सले साहब बताए। इस प्रकार पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। अब जैव विकास को सर्वप्रथम की बात आ रहा है, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जैव विकास से संबंधित विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। उनमें से सर्वप्रथम जो मत दिए वो लैमार्क साहब दिए थे। कौन दिए थे, लैमार्क साहब। लैमार्क साहब का कहना था कि जो जीवों में होता है वो क्या होता है, बड़े होने की प्रवृत्ति होती है। क्या होता है, बड़े होने की प्रवृत्ति होता है, अर्थात निम्न कोटि के जीव उच्च कोटि में बदलने की प्रवृत्ति होता है। कम विकसित से क्या उच्चतर विकास में वो जाने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। दूसरा इन्होंने बताया कि जो जीव जो अंग का ज़्यादा उपयोग करेगा उसका ज़्यादा विकास होगा, जो कम यूज करेगा उसका कम विकास होगा। तीसरा इन्होंने बताया कि वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसा कि जिस माहौल जिस पर्यावरण में वो रहेगा उसका शारीरिक ढांचा उस तरह ही रहेगा। चौथा जो इनका था वो सबसे लास्ट जो था वो सबसे VVI वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये था, इनका कहना था कि कोई भी जीव जो अपने ज़िंदगी जीने के दौरान जो भी गुण या लक्षण अर्जित किए उनके संतान में देखने को मिलेगा। यही इनका सिद्धांत कहलाया उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की विरासत का सिद्धांत कहलाया। इस प्रकार लेमार साहब के थे और इनका जो सिद्धांत छपा वो छपा एक पुस्तक का नाम था जियोलॉजी फिलॉसफी में छपा। तो इस प्रकार बताया डार्विन साहब का पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और इनका पुस्तक का नाम था जियोलॉजी फिलॉसफी। चार्ल्स डार्विन के बारे में बता दिए पहला क्वेश्चन में। आइंस्टीन E=mc² दिए, याद रखिएगा। E=mc² किसने दिया, आइंस्टीन साहब। न्यूटन जो है न्यूटन साहब ने बल की परिभाषा दिए, और ये आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, इन सारी परिभाषाओं को परिभाषित किए न्यूटन साहब ने। इसमें एक और याद रखेंगे, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो लेमार्क साहब ने। लेकिन नव लेमार्कवाद किसने दिया, तो नव लेमार्कवाद का जो सिद्धांत दिए वो बीजमैन साहब दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी में वायुमंडल से अनुपस्थित थी। यानी कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी में वायुमंडल से अनुपस्थित थी। ये क्वेश्चन का तात्पर्य है कि जिस समय जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस समय कौन सा गैस था ही नहीं प्रेजेंट। तो ये ऑक्सीजन नहीं था। आप लोगों को मैंने बताया था कि ऑक्सीजन गैस उस समय क्या था, वहाँ पे मौजूद नहीं था। किस समय, तो आप लोगों को हम बताए थे कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी वो लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। उसके बाद 4 अरब वर्ष पूर्व सबसे पहले अरब सागर के आदि सागर के जल में न्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में वायरस जैसे कण के रूप में जीव की उत्पत्ति हुई। और वो जीव क्या थे, परपोषी थे। परपोषी और अवायुवीय थे। आपको बताए थे अवायुवीय मतलब ऑक्सीजन की क्रिया, श्वसन की क्रिया नहीं करते थे। इसका मतलब नहीं करते थे तो उस समय ऑक्सीजन था ही नहीं। दूसरी बात बताए थे लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व एक कोशिकीय जीव का विकास हुआ, जिसको प्रोकैरियोटिक जीव भी हम लोग बोलते हैं या एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। ये पहले तो परपोषी हुए लेकिन बाद में स्वपोषी हुए। बाद में क्या हुए, स्वपोषी हुए और ये नीलहरित शैवाल के रूप में ये जाने लगे। नीलहरित शैवाल को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं और ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव का विकास हुआ। यूकैरियोटिक का मतलब ही होता है बहुकोशिकीय या मल्टीसेल्युलर जीव। उसका जो विकास हुआ 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ, जो आज वर्तमान में देखने को मिलता है। जैसे हम लोग हो गए, जितने सारे जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब हम लोग, ये वर्तमान की परिस्थिति है। और ये एग्जाम में पूछता है कि वर्तमान परिदृश्य में जो जीव जंतु दिखे जा रहे हैं इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो 2 अरब वर्ष पूर्व हुई। और इन सबसे पुराना जीव पूछेगा तो नीलहरित शैवाल, और नीलहरित शैवाल नहीं रहे तो न्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में आंसर दे सकते हैं। बात रहा मीथेन की, हम लोग बात करते हैं मीथेन, जिसका केमिकल फार्मूला CH4 होता है। केमिकल फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। एल्केन का ये क्या है, प्रथम सदस्य है। एल्केन का एक प्रथम सदस्य है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मीथेन गैस की जो उत्पत्ति होती है कहाँ कहाँ होती है। तो ध्यान रखा जाता है, बहुत बार हम लोग पढ़े हैं, दलदली क्षेत्र में होता है, जिसको आर्द्र भूमि क्षेत्र भी बोलते हैं। जब पशु जुगाली करता है तो उस समय निकलता है मीथेन गैस। धान का खेत से भी निकलता है, धान का खेत से भी निकलता है।
तो इस प्रकार याद रखना है। तो मीथेन क्या हो गया, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हो गया, इसका केमिकल फार्मूला CH4 हो गया। ये कहाँ कहाँ से निकलता है, तो धान की खेत से, पशु के जुगाली करने से, जब पशु जुगाली करता है, उसके बाद दलदली क्षेत्र या आर्द्रभूमि क्षेत्र बोलते हैं इसको, दलदली क्षेत्र या आर्द्रभूमि क्षेत्र, एक कोयले की खदान से भी निकलता है। इस प्रकार मीथेन के भी बारे में जाने। अमोनिया की हम लोग बात करते हैं, तो अमोनिया जो है रासायनिक खाद्य पदार्थ के रूप में इसका यूज़ किया जाता है और इसका खोज अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि जोसेफ प्रिस्टले साहब ने इसके अमोनिया का खोज किया। अमोनिया जो होता है ये NH3, केमिकल फार्मूला इसका होता है NH3। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का पहले केमिकल फार्मूला CO2। इसको ड्राई आइस भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, सूखा बर्फ़ भी बोलते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, फेमस क्वेश्चन है। उसके बाद ये वायुमंडल में जो इसकी मात्रा होती है वो 0.03% से लेकर 0.04% तक होती है। इस प्रकार चारों ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग चौथा क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो आप लोगों को पाचन का एक चैप्टर, जो जीव विज्ञान का एक चैप्टर है पाचन तंत्र, मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हमारा भोजन जो पचता है शरीर में, जो भी वेज नॉन वेज वगैरह खाते हैं, उससे मिलने वाले जो भी कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, मिनरल्स हो, जिसको खनिज पदार्थ बोलते हैं, उसके बाद जो हम लोग वाटर लेते हैं, जो विटामिन होते हैं। तो आप लोगों को बताए थे विटामिन जो खाद्य पदार्थ में जो मिनरल होते हैं और पानी होते हैं, इसके छोटे छोटे कण होते हैं, जिससे डायरेक्ट हमें ऊर्जा मिल जाती है, इसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो हमारे शरीर में जो पचता है वो कार्बोहाइड्रेट पचता है, और एक प्रोटीन, और दूसरा हमारा हो गया वसा या लिपिड। आप लोगों को मैंने बताया था कि पाचन की क्रिया जहाँ जाके पूरी तरह से संपन्न होती है वो हमारे छोटी आंत में होती है, जिसे क्षुद्रांत बोलते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। आप लोगों को हम बताए थे कि छोटी आंत का 3 भाग होता है, एक डेडूनम होता है, एक जेजूनम होता है, एक इलियम होता है। इसी डेडूनम से हमारा एक यकृत ग्रंथि जुड़ा होता है, और एक कौन सा ग्रंथि होता है, अग्नाशय ग्रंथि होता है। यकृत ग्रंथि से आप लोगों को हम बताए थे कि इससे एक जूस निकलता है जिसका नाम है पीतरस, जिसका नाम क्या है, पीतरस है, जो हमारा अमाशय से जो भोजन अम्लीय होकर आता है वो उसे क्या करता है, क्षारीय करने का कार्य करता है, जिससे आसानी से भोजन को पचाया जा सके। पीतरस से बहुत सारी बातें हैं। पीतरस का उत्पादन हमारा यकृत से होता है, जाके जमा होता है गॉल ब्लैडर में अधिकतर मात्रा में, और कम थोड़ी बहुत मात्रा में हमारा डेडूनम में भी जमा होता है। सॉरी, ये 800 से 1000 ml पर डे इसका उत्पादन होता है। इसमें 2 आप लोगों को बताए थे बर्नक होता है, एक बिलीरुबिन होता है, एक बिलीवर्डिन होती है। बिलीवर्डिन के ही कारण इसका रंग जो होता है वो हरा होता है, या हरा नीले रंग का होता है। और बिलीरुबिन के कारण जो होता है, जो हम लोगों को जो ये हो जाता है, जॉन्डिस जो हो जाता है, वो जो शरीर पीला पीला दिखने लगता है, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाने के कारण होता है। ये मोटी मोटी बातें हमारा पीत से संबंधित था। और इससे जो एक और डेडूनम से जुड़ा हुआ था अग्नाशय, जिसको हम लोग पैंक्रियाज बोलते हैं, इसे 3 प्रकार का बताए थे आप लोगों को कि निकलता है एंजाइम। लेट बताए थे LAT। L से हो गया लाइपेज जो वसा को पचाता है, A से हो गया हमारा एमाइलेज जो स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, T से हो गया ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पचाता है। फाइनली आके यहाँ ही पच जाता है। आप लोगों को बताए थे कि जो हमारा जो आहार नाल था, आहार नाल का 6 पार्ट था हमारा, कौन कौन सा था, तो एक बताए थे मुंह था, एक हमारा ये ओयोफेगस था जो आहार नाल के रूप में था, जिससे भोजन हमारा मुंह से जो आमाशय में पहुंचता था, एक आमाशय, दूसरा छोटी आंत, उसके बाद हमारा बड़ी आंत हो गया, टोटल 5 हो गए, एक हमारा एनस हो गया गुद्दा द्वार, जिससे मल हमारा बाहर होता है। ये 6 में से 3 जगह ही हमारा खाना पचता है, एक मुँह में हो गया, एक माउथ में, एक हमारा स्टोमेक पेट में, और एक हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। इस प्रकार हमारा पाचन की क्रिया क्या होती है, सबसे अंतिम रूप में आके छोटी आंत में क्या होती है, संपन्न हो जाती है। पैंक्रियाज के बारे में बता ही दिए, ये डेडूनम से जुड़ा हुआ होता है, छोटी आंत का भाग होता है, इससे निकलने वाला LAT लाइपेज एक एंजाइम है, किसको पचाता है, लाइपेज वसा को पचाता है, एक हमारा एमाइलेज हो गया, ये स्टार्च को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। इस प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब बात करते हैं 5वां क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन जो है, पृथ्वी पे सबसे पुराना जीव कौन सा है। आप लोगों को हम बताए थे जैव विकास में
कि 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में जो है न्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में एक जीव की उत्पत्ति हुई थी जो वायरस के कण के जैसे थे। वो क्या थे? परपोषी थे और वायुवीय थे, यानी उस समय श्वसन की क्रिया नहीं कर पाते थे, स्वयं भोजन नहीं बना पाते थे। 3.8 अरब वर्ष पूर्व फिर एक जीव की उत्पत्ति हुई। वो एक कोशिकीय जीव था जो प्रोकैरियोटिक कहलाए, यानी प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशा वाला जीव होते हैं, उसमें एक ही कोशिका होती है। वो पहले तो परपोषी हुआ करते थे, बाद में स्वपोषी हुए, यानी स्वयं भोजन बनाने लगे और श्वसन की क्रिया भी करने लगे। उस जीव का नाम है नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल है। यदि नीलहरित शैवाल नहीं होता, न्यूक्लियो प्रोटीन्स ऑप्शन में होते तो वो हम मारते, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा। नीलहरित शैवाल की हम चर्चा करते हैं तो ये जो होता है एक क्या होता है, इस सबसे पहले इसका और नाम जान लेते हैं हम लोग। ब्लू एल्गे जो बोलते हैं इसको, नीलहरित शैवाल को और दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। दूसरा ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया बोलते हैं। सॉरी, यह जो होता है जलीय पौधों का एक क्या होता है? समूह होता है। जलीय पौधों का क्या होता है? एक समूह होता है। उसके बाद कुछ इसका उपयोग की बात करें तो जैविक खाद के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जो धान के फसल में क्या करते हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि धान को नाइट्रोजन की क्षतिपूर्ति हो सके, जिससे धान की फसल में क्या हो, ज़्यादा वृद्धि हो। एक और इससे क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला पहला जीव, तो आप लोगों को बताए थे कि 3.8 अरब वर्ष पूर्व एक कोशिका वाले जीव की उत्पत्ति हुई जिसका नाम नीलहरित शैवाल पड़ा। पहले ये परपोषी थे, बाद में स्वपोषी हुए। जब स्वपोषी हुए तो ये श्वसन की क्रिया करने लगे, जिससे ऑक्सीजन क्या हुआ, उत्पन्न हुआ और ये वायुमंडल में फैल गए, जिससे अन्य जीवों को जीने में सहूलियत हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला पहला जीव कौन है? यही नीलहरित शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया है या ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया है। याद रखिएगा, नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं या ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया भी। ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न कर पाती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर पाती है, जिससे ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है जो अन्य जीवों की ज़िंदगी जीने में मददगार होती है। अब बात अमीबा है और एक हमारा युगलिना है, एक कोशिकीय जीव, ये भी हमारे होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फलों को रस सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? क्या बोल रहा है? फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो सोडियम बेंजोएट है। सॉरी, तो कुछ खाद परिरक्षक का नाम याद रखेंगे। ये जो सोडियम बेंजोएट है खाद परिरक्षक का ही काम करता है। खाद परिरक्षक कहने का मतलब ये एक रासायनिक पदार्थ होता है। जब इसको हम कुछ खाद भोज पदार्थों में यूज़ करते हैं तो वो सड़ने गलने से क्या करता है, उसे ये बचाता है। अर्थात बोलेंगे क्या हो, फफूंदी वगैरह नहीं लगे, ये सबसे वो क्या करता है, ये रासायनिक पदार्थ उसे बचाता है। तो कुछ खाद परिरक्षक पदार्थ होते हैं जैसे सोडियम बेंजोएट, जैसे क्या सोडियम बेंजोएट भी बोलते हैं इसी को। ये बेंजोइक अम्ल इसको नहीं बोलते हैं, लेकिन ये सोडियम बेंजोएट जो प्राप्त होता है ये बेंजोइक अम्ल के सोडियम लवण ही सोडियम बेंजोएट होते हैं। सोडियम बेंजोएट जो प्राप्त किए जाते हैं वो बेंजोइक अम्ल से ही सोडियम के ये लवण प्राप्त होते हैं। तो एग्जाम में या तो सोडियम बेंजोएट होंगे या बेंजोइक अम्ल होंगे, दोनों ऑप्शन रहे, दोनों में से कोई भी एक दिखे तो हम लोग टिक कर देंगे। बेंजोइक अम्ल खाद परिरक्षक के रूप में बेंजोइक अम्ल या सोडियम बेंजोएट, ये दोनों फेमस है। और कुछ याद रखते हैं, एक और होता है सोडियम मेटाबाइसल्फेट सोडियम मेटाबाइसल्फेट, और दूसरा सॉर्बिक अम्ल, और तीसरा एपॉक्साइड। दूसरा पता है सॉर्बिक अम्ल, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद एपॉक्साइड। इस प्रकार 3-4 को याद हम लोग रखेंगे। कौन कौन? तो मुख्य रूप से पहला 2 याद रखेंगे, बेंजोइक अम्ल या सोडियम बेंजोएट खाद परिरक्षक के रूप में यूज़ किया जाता है। तीसरा हो गया हमारा सॉर्बिक अम्ल, एपॉक्साइड और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये 3-4-5 को आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा। किसका उदाहरण है? तो खाद परिरक्षक का उदाहरण है। परिरक्षक, इसका नाम ही है खाद को सुरक्षित रह सके, फफूंदी लगने से, सड़ने गलने से बचाया जा सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, आलू के चिप्स की थैली में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो गैस का प्रयोग किया जाता है वो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो आलू के चिप्स की थैली में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो मार्केट में लेज वगैरह मिलता है, देखते होंगे जब खरीदते हैं तो वो लेज का पैकेट फुला फुला रहता है, तो उसमें कोई ना कोई गैस रहता होगा, इसलिए वो गैस उसमें भरा जाता है ताकि क्या हो, जो अंदर का जो सामान है वो ख़राब नहीं हो, नमी युक्त नहीं हो, वो ख़राब नहीं हो, कुरकुरे जैसा महसूस हो, खाने में अच्छा लगे, खाने में अच्छा लगे, वो महदा नहीं जाए। उसके लिए नाइट्रोजन गैस को क्या किया जाता है? भर दिया जाता है।
अब बात आया नाइट्रोजन गैस का, तो ये वायुमंडल में सबसे अधिक इसकी मात्रा होती है। वायुमंडल की चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्मांड का नहीं। ये वायुमंडल में 78% होता है, जबकि ब्रह्मांड में पूछेगा सबसे ज़्यादा कौन सा ऑक्सीजन होता है, तो ब्रह्मांड की बात करेगा तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन, जबकि वायुमंडल में हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन की और हम लोग बात करते हैं, तो इसका भी खोज पूछता है। इसका खोज किसने किया, तो डेनियल रदरफोर्ड ने किया। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि नाइट्रोजन की खोज किसने किया। ये हो गया नाइट्रोजन। आलू के चिप्स में कौन भरा जाता है, तो ये नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो मैदाने से बचे, अच्छा लगे खाने में। ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है, 78% पाई जाती है। और बात करें तो इसकी खोज जो किए थे वो रदरफोर्ड साहब किए थे। हवाई जहाज़ के टायरों में भी इसका यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में यदि कोई तत्व है तो वो हमारा हाइड्रोजन है। ये ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड है, ये वायुमंडल की बात कर रहे हैं। और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो वनस्पति घी बनाने के लिए, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण के लिए इसका यूज किया जाता है। बाकी बात हम लोग आयोडीन की बात करेंगे, तो आयोडीन जो है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, और थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न करने के लिए आयोडीन की भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इस प्रकार जो है 7 क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि एंटीबायोटिक अधिकांश भाग प्राप्त होते हैं, यानी एंटीबायोटिक का अधिकांश भाग कहाँ से प्राप्त होता है। तो एंटीबायोटिक का अधिकांश भाग जो प्राप्त होते हैं वो जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। कुछ एंटीबायोटिक का याद नाम रखेंगे हम लोग। एंटीबायोटिक जो दवा होता है जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पहला एकदम फेमस है एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लोन, ये 3 को याद रखेंगे। एंटीबायोटिक 3 एंटीबायोटिक दवा का नाम रखेंगे, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लोन। पेनिसिलिन, दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा टेट्रासाइक्लोन। लिख देते हैं पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा टेट्रासाइक्लोन। एग्जाम में ऐसे ही देंगे, निम्नलिखित में से इनमें से कौन एंटीबायोटिक दवा नहीं है, ये तीनों दे देंगे, कोई एक नहीं देंगे, या दे देंगे निम्नलिखित में से कौन एंटीबायोटिक दवा है। तो पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लोन, ये हमारे क्या हो गए, एंटीबायोटिक दवा के नाम हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। चुकंदर में चीनी पाया जाता है, शहद में ग्लूकोज फ्रक्टोज, कपास में सेलुलोज और दूध में लैक्टोज। तो चुकंदर में चीनी पाया जाता सही है, शहद में ग्लूकोज फ्रक्टोज ये भी सही है, कपास में सेलुलोज ये भी सही है, दूध में लैक्टोज पाया जाता है ये भी सही है। ये लैक्टोज शुगर है, ये भी पाया जाता सही है। चुकंदर मीठा होता है इस वजह से क्योंकि उसमें चीनी पाई जाती है। शहद भी मीठा होता है क्योंकि ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। ये किसका पार्ट है, तो शुगर का ही पार्ट है, चीनी का ही क्या है, दोनों पार्ट हैं। कपास में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, दूध में लैक्टोज पाया जाता है। इस प्रकार से ये नीचे कूट जो है क्या हो जाएंगे, हमारे चारों के चारों सही हो जाएंगे। अब बात है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का वेग क्या है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, किसमें होता है, तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है हमारा धातु में। किसमें होता है, धातु में होता है। बात कर लेते हैं हम लोग ठोस द्रव गैस में। तो धातु क्या है, ठोस है, तो ठोस में ध्वनि का वेग क्या होता है, अधिकतम होता है। और गैस में क्या होता है, इसका न्यूनतम होता है। गैस में क्या होता है, इसका वेग सब लोग को बता रहे थे हम, गैस में क्या होता है, न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम होता है। द्रव में क्या होता है, उससे अधिक होता है, लेकिन ठोस में जो होता है सबसे अधिक होता है। निर्वात की बात करेंगे तो उसमें ध्वनि की चाल जो होती है वो शून्य होती है। ध्वनि की चाल क्या होती है, शून्य होती है। तो धातु हमारा ठोस हो गया, यही वजह है कि इसमें चाल उसका क्या होगा, सबसे अधिक होगा। वायु की बात करेंगे तो वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो 330 मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो कितना होता है, 330 मीटर पर सेकेंड होता है, ये ध्यान रहे, मीटर पर सेकेंड होता है। और निर्वात में जो ध्वनि का वेग होगा वो शून्य होगा। ऐसा क्यों होता है, बात यह है कि ध्वनि का जो वेग है वो माध्यम पे निर्भर करता है, जिन जिन माध्यमों से ये गुजरता है उस माध्यम पे निर्भर करता है। और जिस माध्यम का घनत्व ज़्यादा होगा उसमें इसका वेग क्या होगा, अधिक होगा।
डेंसिटी क्या हो गया, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ है, उसके कण जितना अधिक होगा, जितना एक दूसरे से क्लोज होगा, उसकी डेंसिटी बोलते हैं ना, वो बोलते हैं ज़्यादा घनत्व वाला ये एरिया। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग रहता है, पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा है। उसी प्रकार यहाँ पे जो डेंसिटी समझेंगे, बोलेंगे ये डेंसिटी ज़्यादा है, तो समझेंगे कि उस पदार्थ में जो कण है बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कण हैं, एक दूसरे के नज़दीक है। तब ध्वनि का वेग जो निर्भर करता है वो माध्यम पे निर्भर करता है, माध्यम के घनत्व पे निर्भर करता है। माध्यम का जिस माध्यम का घनत्व जितना ज़्यादा होगा उसमें ध्वनि का वेग उतना अधिक होगा। बताइए गैस में जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, डेंसिटी कम होती है। यही वजह है कि गैस में ध्वनि का वेग क्या होता है, सबसे कम, न्यूनतम होता है। द्रव जो होता है, गैस से का जो कण है, द्रव के कण क्या होते हैं, ज़्यादा सटे सटे होते हैं, ज़्यादा डेंसर होते हैं, ज़्यादा घनत्व वाले होते हैं। यही वजह है कि गैसीय अवस्था से द्रवीय अवस्था में ध्वनि का वेग क्या होता है, तेज होता है। धातु की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, कण जो है, पदार्थ के जो कण होते हैं, धातु के जो कण होते हैं, ठोस के जो कण होते हैं, आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक होते हैं और ज़्यादा भी होते हैं। यही वजह है कि इसमें वेलोसिटी क्या होता है, साउंड का ज़्यादा होता है। दूसरा चीज़ पे जो निर्भर करता है, याद रखिएगा, एक तो ध्वनि का वेग निर्भर किया किस पे, पदार्थ के घनत्व पे। किस पे, पदार्थ के घनत्व पे, यानी घनत्व ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी भी ध्वनि का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तीसरा निर्भर करता है तापमान पे, दूसरा निर्भर करता है तापमान पे। तापमान ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होगा तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए ध्वनि का वेग जो गर्म दिनों में क्या होता है, ज़्यादा तेज होता है, ठंडा में कम होता है, क्योंकि तापमान ठंडा में कम होता है तो ध्वनि का वेग कम होगा। तीसरा जो निर्भर करता है ध्वनि का वेग, वो आर्द्रता पे करता है। किस पे करता है, आर्द्रता पे करता है। यदि आर्द्रता यानी वायु में यदि आर्द्रता होगा, नमी होगा, वायु में ही आर्द्रता या नमी होगा तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वायु में आर्द्रता नहीं होगा, अर्थात सूखा वायु होगा, शुष्क वायु होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, ध्वनि का वेग जो है वो कम होगा। यानी आर्द्रता सूखा होगा तो क्या होगा, कम डेंसर होगा, सूखा नहीं होगा, नमी युक्त होगा तो क्या होगा, ज़्यादा डेंसर होगा, घनत्व ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि घनत्व ज़्यादा रहने से ध्वनि का वेग क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताया हमने कि ध्वनि का वेग जो है, ध्वनि का वेग जो है अधिकतम किस में होता है, तो ठोस में होता है। किस में होता है, ठोस में होता है। वो भी सबसे अधिक किस पदार्थ में, तो इस्पात में होता है, स्टील में होता है। याद रखिएगा, किस में, स्टील में होता है। और सबसे कम जीरो जो होता है वो निर्वात में होता है। लेकिन जो न्यूनतम होता है वो गैसीय अवस्था वाले में होता है, और इससे यदि अधिक होता है तो द्रव अवस्था वाले में होता है, और इससे जो भी अधिक होता है वो ठोस वाला में होता है। वो भी ठोस में किस प्रकार में, तो इस्पात में। तो ये सब सजाने के लिए भी दे दे तो आसानी से बना सकते हैं। ध्वनि का वेग निम्नलिखित माध्यमों में ध्वनि का वेग बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाइए, तो सजा देंगे, बोलेंगे गैस में सबसे कम, या ऐसे सजाएंगे, ठोस में सबसे अधिक, उससे कम द्रव में, और सबसे कम किससे हो जाएगा, गैस में। और जीरो होगा किस में, निर्वात में, और 330 किस में होगा, वायु में होगा। ध्वनि का वेग तीन चीज़ों पर निर्भर करेगा, माध्यम के घनत्व पे करेगा, माध्यम के तापमान पे करेगा, और माध्यम के आर्द्रता पे करेगा। जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसमें ध्वनि का वेग उतना ही अधिक होगा। तो ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ध्वनि का वेग ठोस में ज़्यादा होता है। तापमान की बात करेंगे तो तापमान, गर्मी के दिनों में ध्वनि का वेग तेज होगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में तापमान ज़्यादा होता है। ठंडे के दिनों में ध्वनि की चाल कम होगी, क्योंकि तापमान कम होता है। आर्द्रता पे भी निर्भर करती है, जो यदि आर्द्रता ज़्यादा होगा, आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ेगा। ऐसे भी पूछ सकता है, बोलेगा नमी युक्त वायु में ध्वनि का वेग बढ़ेगा या घटेगा, बोलेंगे बढ़ेगा, क्योंकि नमी युक्त होगा तो कण एक दूसरे के नज़दीक होंगे तो वो डेंसिटी ज़्यादा होगा। उसे शुष्क वायु होगा तो उसके कण एक दूसरे से पहले डेंसिटी कम होगा, तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ध्वनि का वेग शुष्क वायु में कम होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं। संवहन द्वारा हीट का स्थानांतरण हो सकता है। अब बात यह है, हमारे पास ठोस है, द्रव है, गैस है। ये हम पढ़ेंगे किसमें संवहन की क्रिया होती है, पहले ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द्रव और गैस में ये संवहन की क्रिया होती है। जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं, एनसीईआरटी में भी पढ़ते आए हैं कि जब गैस स्टोव पे कोई चाय की केतली वगैरह गर्म रखते हैं तो वो गर्म होता है। गर्म होने से गर्म होता है, उसमें जो चाय वगैरह, दूध या पानी जो भी रखते हैं वो गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है, किस क्रिया के तहत, तो संवहन द्वारा, संवहन क्रिया के तहत ही क्या होता है, वो गर्म होता है। तो इस प्रकार ठोस भी हमारा गर्म होता होगा। ठोस पदार्थ, जैसे मान लीजिए सब्जी बनाते हैं, कढ़ाई गर्म होता है, या छोलनी चलाते हैं, सब्जी में छोलनी चलाते हैं तो वो हीट हो जाता है। तो वो जो होता है हमारे चालन विधि से होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखेंगे कि ठोस जो गर्म होता है किस विधि से, चालन विधि से। द्रव और गैस, द्रव एवं गैस जो गर्म होता है वो संवहन विधि से होता है। किस विधि से होता है,
संवहन विधि से होता है। वायुमंडल भी हम लोग पढ़े हुए हैं, वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि से, क्योंकि वायुमंडल में गैसों का ही क्या है, एक आवरण है, और हम जानते हैं गैस जो गर्म होती है किस विधि से, संवहन विधि से। याद रखिएगा, द्रव और गैस जो गर्म होती है संवहन विधि से, और ठोस जो गर्म होती है चालन विधि से। यहाँ से ये तीनों बातें आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या, संवहन द्वारा हीट का स्थानांतरण हो सकता है, तो ठोस एवं द्रव नहीं, ठोस तो चालन विधि से, द्रव होता है ठोस एवं निर्वात में, तो ठोस तो चालन विधि से, गैस एवं द्रव, ये ऑप्शन हो जाएगा गैस एवं द्रव। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फसलों में परनिया छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है, तो ये आपका यूरिया है। कौन सा है, यूरिया है। यूरिया का दूसरा नाम कार्बामाइड भी होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, कार्बामाइड। कार्बामाइड है, इसका केमिकल फार्मूला याद रखिएगा, CONH2 का हॉल 2 होता है। NH2 का क्या होता है, हॉल 2, CONH2 का हॉल 2। इसको आप तोड़िएगा तो इसको CH4 लिख सकते हैं, एक C था, ब्रैकेट हटाइएगा तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद इसको N2O लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, N2O, CH4 N2O, या CONH2 का हॉल 2, ये इसका हो गया केमिकल फार्मूला हो गया, याद रखिएगा। DAP भी एक उर्वरक है। उसके बाद सोडियम नाइट्रेट भी नाइट्रोजनी उर्वरक में पाया जाता है, लगभग 60% के आसपास ये होता है, किसमें होता है, तो नाइट्रोजनी उर्वरक में होता है। और पोटेशियम जो पोटास वगैरह हमारा होता है उसमें ये इसके कुछ यौगिक के रूप में मौजूद रहते हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित उर्वरक है, मिश्रित उर्वरक है, तो ये हो गया APK नहीं होगा, NPK होगा, APK नहीं होगा, यहाँ पे A की जगह N होगा, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये जो होता है हमारा क्या होता है, मिश्रित उर्वरक होता है। यूरिया तो बता ही दिए, यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो लगभग 46% के आसपास होता है, और अमोनियम सल्फेट जो है ये भी आपका ये उर्वरक में ही यूज़ किया जाता है। उर्वरक भी हमारे लगभग ये नाइट्रोजनी उर्वरक होता है, फॉस्फेट उर्वरक होता है, एक पोटास उर्वरक होता है। उसमें अलग अलग अमाउंट में सारे क्या होते हैं, सब मिले हुए होते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना है कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित उर्वरक है, तो NPK, APK नहीं है, A की जगह N लिख लेंगे आप लोग, NPK। नाम प्रदीप कुमार, प्रदीप सर पढ़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, N से नाइट्रोजन हो गया, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम हो गया हमारा, K से क्या हो गया, पोटेशियम। यूरिया बता ही दिए, इसको कार्बामाइड भी बोलते हैं, और यूरिया का केमिकल फार्मूला CONH2 का क्या होता है, हॉल 2 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, स्टार्च के जल अवघटन से ग्लूकोज स्राव वाला एंजाइम का नाम बताइए। आगे एंजाइम, स्टार्च क्या है, तो यही कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट या क्या है, शर्करा है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट या शर्करा को एमाइलेज एक एंजाइम होता है जो हमारे मुंह में लार ग्रंथि से निकलता है, और छोटी आंत के डेडुनम से जुड़े अग्नाशय ग्रंथि है, वहाँ से भी एमाइलेज निकलता है। ये एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट या सुक्रोज या स्टार्च को क्या करता है, ग्लूकोज में तोड़ता है। फिर ये ग्लूकोज हमारा पुनः फाइनली किस में टूट जाता है, पुनः फाइनली ग्लूकोज टूटता है, ग्लिसरॉल में टूटता है। किस में टूटता है, ग्लिसरॉल में टूटता है। इस प्रकार कुछ एंजाइम का नाम पढ़ते हैं। ये कौन सा एंजाइम, एमाइलेज क्या करता है, तो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट या शर्करा के जल अवघटन से ग्लूकोज में, यूँ कहें कि इसको जो तोड़ता है ग्लूकोज में तोड़ता है। अब बात रहा इन्वर्टेज की, बात करते हैं। इन्वर्टेज का दूसरा नाम जो है वो सुक्रेज है। इन्वर्टेज का दूसरा नाम क्या है, सुक्रेज है। सुक्रेज, जो एक पेज में हम आप लोग को लिख के बताए थे कि सुक्रेज ही क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में तोड़ देता है। इन्वर्टेज का ही दूसरा नाम क्या है, सुक्रेज, और यही इन्वर्टेज और सुक्रेज क्या करता है, सुक्रेज एंजाइम हो गया, और सुक्रोज क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। इसको क्या करता है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में तोड़ देता है। तो इन्वर्टेज एंजाइम का एक काम हो गया। एमाइलेज का एक काम, एमाइलेज क्या करता है कि ये स्टार्च या शर्करा को किस में डायरेक्ट तोड़ देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। इन्वर्टेज या सुक्रेज किसको तोड़ता है, सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ता है। और कुछ एंजाइम आप लोग को हम बताए थे, जैसे जाइमेज बताए थे। जाइमेज क्या करता है, जाइमेज ग्लूकोज को इथेनॉल में तोड़ता है। जाइमेज क्या करता है, याद रखिएगा,
जाइमेज क्या करता है, ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है। किसको बदलता है, तो ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन बदलता है, तो जाइमेज। ये याद आप लोगों को रहना चाहिए। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन बदलता है, तो ये बदलता है एमाइलेज। ये लिख लीजिएगा, जाइमेज, एमाइलेज, इन्वर्टेज और सुक्रेज, ये सब बहुत कन्फ्यूजन करता है। तो आपका एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट या शर्करा को ग्लूकोज में तोड़ता है, एमाइलेज, या ग्लिसरॉल में। फाइनल अंतिम यूनिट क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का ग्लिसरॉल ही होता है। उसके बाद इन्वर्टेज या सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को, सुक्रेज एक एंजाइम है, सुक्रोज पदार्थ को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। जाइमेज क्या करता है, जाइमेज जो है ग्लूकोज को इथेनॉल में तोड़ता है। इस प्रकार याद रखिएगा। और माल्टोज भी बताए थे आप लोग को, लैक्टोज भी, ये सब सारा ध्यान में रखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है, वह ताप जिस पर ठोस, द्रव और गैस की अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है, तो त्रिक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिक बिंदु कहलाता है, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। ट्रिपल पॉइंट क्योंकि ये ठोस, द्रव और गैस तीन चीज़ है, तो ये ट्रिपल पॉइंट हो गया। क्वथनांक किसे बोलते हैं, तो क्वथनांक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग। अब बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, उबलना, खौलना। जैसे बोलते हैं ना, पानी को हम लोग जब चढ़ाते हैं खौलने लगता है, बोलते हैं कि अरे ये खौलने लगा, तो उसी को बोलते हैं बॉयल होने लगा। तो बॉइलिंग, खौलना देहाती भाषा हो गया। क्वथनांक हो गया ये टेक्निकल शब्द, या यूँ कहें ये साइंस शब्द हो गया क्वथनांक। तो क्वथनांक किसको बोलते हैं, जब द्रव वाष्प में बदल जाए और वो वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। जब द्रव का वाष्प, यानी जब कोई द्रव खौलने लगे, जब पानी चढ़ाए हम गैस पे केतली में और वो खौलने लगे और वाष्प निकले, जब उस वाष्प का दाब वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे। यानी कि वो खौलने कब लगता है, द्रव से वाष्प में कब बदलता है, जब पानी के वाष्प का जो दाब होगा वो वायुमंडल के दाब के बराबर जैसे आ जाएगा, वो द्रव जो है वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। और जिस बिंदु पे वो द्रव से वाष्प में बदलना शुरू होगा उसी को हम लोग क्वथनांक बोलते हैं, उबलनांक बोलते हैं, और इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये द्रव से वाष्प में बदलना क्वथनांक। क्वथनांक में पूछे क्वथनांक में क्या होता है, तो द्रव वाष्प में बदलता है, और वाष्प का प्रेशर और वायुमंडल का प्रेशर क्या होता है, बराबर होता है। अब आया गलनांक, इसको इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्ट मतलब क्या होता है, पिघलना होता है। पिघलना आमतौर में बोल सामान्य भाषा की बात है, और गलनांक साइंस की बात हो गया। तो ये गलनांक किसको बोलते हैं, तो जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाए, तो कोई ना कोई टेम्परेचर पे तो बदलेगा। तो जिस टेम्परेचर पे जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाए तो उसे गलनांक बोलते हैं। लेकिन ये भी तभी बदलता है जब इसका द्रव का जो प्रेशर होता है वो वायुमंडल के प्रेशर के बराबर होता है। यानी बोला जाता है जब कोई ठोस पदार्थ वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पदार्थ तरल में बदलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। हिमांक हो गया, हिमांक क्या होता है, इसमें द्रव जो होता है ठोस में बदलता है। हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ। अब देख ही रहे हैं पानी ही बर्फ का रूप लेता है, पानी द्रव है, अब बर्फ ठोस हो गया। जब द्रव से क्या होता है, ठोस में बदल जाए और जिस तापमान पे बदले उसे हिमांक बोलते हैं। शायद आप लोग को आज से क्वथनांक, गलनांक, हिमांक और त्रिकांक समझ में आया होगा। क्वथनांक को ही बोलते हैं उबलनांक, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक को बोलते हैं पिघलनांक या इसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। हिमांक को बोलते हैं द्रव से ठोस में बदलना, यानी बर्फ में बनना। त्रिक बिंदु हो गया जहाँ पे ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 16 की चर्चा करते हैं। 16 नंबर है, निम्न रंगों के बीच आँख की सुग्राहिता किनके लिए सबसे अधिक होती है। आँख की सुग्राहिता की चर्चा कर रही है, किसकी चर्चा कर रही है, आँख की सुग्राहिता के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा पीला एवं हरा होगा। सुग्राहिता यानी आँख जो है आसानी से क्या करे, उसे बढ़िया से देख सके। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पहले ये देखेंगे कि हमारी जो दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ, दृश्य का मतलब देखना, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को। तो ये हमारा जो इसका रेंज होता है वो याद रखिएगा 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम होता है। या तो ये ऑप्शन रहेगा, या तो 3800 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम रहेगा। ये एंगस्ट्रम में देगा आपको। ये हो गया दृश्य प्रकाश जो मानव के आंख द्वारा प्रकाश में देखा जा सकता है। दृश्य प्रकाश, दृश्य सुग्राहिता का मतलब यही होता है, आंख की सुग्राहिता का मतलब होता है जो मानव के आंख द्वारा प्रकाश में देखा जा सके।
तो बहुत सारे कलर होते हैं जो हम लोग स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं, 7 गो रंग होता है। तो उनमें से जो मानव के आंख द्वारा जो आसानी से देखा जाता है प्रकाश में, वो पीला एवं हरा को आसानी से हम लोग देख पाते हैं। और जो दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य का जो रेंज होता है वो 3900 एंगस्ट्रम से 7600। ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि बताइए दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच होता है। इसी में ये तो एंगस्ट्रम में पूछेगा, फिर नैनोमीटर में इसी में पूछ देगा आपको कि नैनोमीटर में कितना होता है। तो याद रखिएगा नैनोमीटर में 390 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर होता है। ये दृश्य प्रकाश का रेंज है, किसमें, तो नैनोमीटर में। लिख लीजिएगा नैनोमीटर में 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर, या 390 ना देके ये भी देता है 400 से 700 नैनोमीटर। तो ये दो याद आप रख लीजिएगा। 390 ना देके 380 भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नैनोमीटर में भी दो रेंज, 390 से 780 और 400 से 700। 390 तो ये दुगना ही कर दीजिए, 390 और 780 जो हो गया दुगना हो गया, 9 दूना 18, 39 दूना 78 ही होता है। तो ये तो याद रहेगा आपको। 400 से ये 700 हो गया, 4 दूना 800, 100 कम है। तो ये नैनोमीटर में पूछेगा। और एंगस्ट्रम में बताया आप लोगों को क्या, 3900 से लेकर एंगस्ट्रम में कहाँ, तो 3900 से 7600 यानी इसका लगभग दुगना होता है। 39 दूना 7800 होता है ना, तो लगभग ये दुगने के आसपास होता है। ये 3800 से 7000 होता है। तो ये आप एंगस्ट्रम और नैनोमीटर में याद रखिएगा। अभी जो रेंज आपको बताया हम नैनोमीटर में 390 नैनोमीटर से लेकर कहाँ तक, 780। लेकिन ये तो रेंज हुआ, लेकिन इसी के बीच कोई ना कोई तो एक ऐसा रेंज होगा जहाँ पे मानव आंख द्वारा किसी कलर को देखने में सुगमता महसूस होता होगा, यानी उसको आसानी से देख पा रहा होगा और बढ़िया से उसको दिख भी रहा होगा, आंख में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा। तो वो जो एक पॉइंट होता है, वो जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 555 नैनोमीटर होता है। यानी 555 नैनोमीटर, यानी दोनों के बीच ही है कि नहीं 555, यानी 555 नैनोमीटर पे पीला और हरा रंग जो होते हैं वो आसानी से आँख को दिखाई देता है, जो मानव के आँख द्वारा प्रकाश में बढ़िया से देखा जा सकता है। तो ये इतना सारा क्वेश्चन बन रहा है कि पीले एवं हरे रंग किस तरंगदैर्घ्य पे मानव आंख के लिए सुगम होता है या सुग्राह्यता होता है। तो बोलेंगे 555 नैनोमीटर, जो दी दोनों रेंज के बीच है कि नहीं देखिए, तो 390 से लेकर 780। इसी में एंगस्ट्रम में पूछ देगा, तो एंगस्ट्रम में पूछेगा तो 5500 एंगस्ट्रम हो जाएगा। 5500 एंगस्ट्रम में पूछेगा तो 5500, नैनोमीटर में पूछेगा तो 555। यानी मानव आंख की सुग्राह्यता के लिए जो पीला एवं हरा रंग जो है 555 नैनोमीटर पे आंख पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और 5500 पे भी नहीं पड़ता है। अर्थात मानव के आंख द्वारा प्रकाश में आसानी से पीला एवं हरा रंग को देखा जा सकता है। इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, सारे के सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बता दिए तरंगदैर्घ्य का रेंज पूछेगा, दृश्य प्रकाश का रेंज पूछेगा आपको कि दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का रेंज जो है मानव आंख के लिए कहाँ से कहाँ तक है। तो लिखेंगे ये आपका 3800 से लेकर 7000 या 3900 से लेकर 7800, 39 दूना 7800 या 3800 से 7000। नैनोमीटर की बात करेंगे तो 380 या 390 से लेकर कहाँ तक, 780 तक। उसी के बीच पीला और हरा रंग के लिए मानव आँख का क्या होता है, ज़्यादा सुग्राह्य होता है, मतलब उसको बढ़िया से देख पाता है प्रकाश की उपस्थिति में। और वो जो एग्जैक्ट पॉइंट पे होता है 555 नैनोमीटर या 5500 एंगस्ट्रम होता है। ये सारे के सारे पॉइंट कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 सबसे ज़्यादा श्यानता क्या होती है। तो श्यानता क्या होता है पहले ये समझेंगे। श्यानता जो है किसी बल द्वारा द्रव की आकृति को जब बदला जाता है तो वो द्रव क्या करता है, उसको विरोध करता है। द्रव का जो वो गुण होता है, यानी द्रव का श्यानता क्या है, एक गुण है। ये एक ऐसा गुण है जब किसी बाह्य बल के द्वारा द्रव की आकृति या उसके आकार को बदलना चाहता है तो ये क्या करता है, बदलने नहीं देता है। क्या करता है, बदलने नहीं देता है। और द्रव का यही गुण श्यानता कहलाता है। द्रव का यही गुण क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। तो जल की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसके अणु एक दूसरे से तो खूब दूरी पे होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी बाह्य प्रतिबल के द्वारा इसकी आकृति को क्या करेगा, इधर उधर कर सकता है। वायु भी क्या होता है, इसके तो कण और एक दूसरे के बहुत काफ़ी दूर होते हैं। खून जो होते हैं, खून द्रव से थोड़ा क्या होता है, ये थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होता है, लेकिन इससे भी सबसे ज़्यादा गाढ़ा जो होता है वो शहद होता है। शहद क्या होता है, इसके कण एक दूसरे के क्या होते हैं, नज़दीक होते हैं। और इसको जब बाह्य प्रतिबल के द्वारा यदि इसकी आकृति में विकृति लाना चाहता हो, विकृति का मतलब क्या, उसका जो ओरिजिनल शेप है उसे अलग शेप बनाना चाहता हो, तो वो द्रव के गुण एक ऐसे गुण होते हैं जो विकृति में लाने नहीं देता। वही गुण श्यानता कहलाता है। सबसे ज़्यादा श्यान किस में होगा, तो जिसमें क्या होंगे, कण एक दूसरे के जो सासंजक या संजक बल जो पड़ते हैं, जो कणों के बीच जो रहते हैं, द्रव के कणों के बीच, तो वो क्या होते हैं, इसमें मजबूत होते हैं। कोई भी बाह्य प्रतिबल के द्वारा आप उसे क्या कर सकते हैं, उसके आकार में चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन अब फुटबॉल देखते हैं, जब लात हम लोग धरते हैं तो वो पचकता है, जैसे फिर हटा लेते हैं तो वो क्या होता है, उसी शेप में आ जाता है। तो यूँ इसको हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिए उसी से नीचे एक क्वेश्चन है, तो ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा श्यानता किसमें होती है, सर। श्यानता क्या है, तो द्रव का एक गुण है। द्रव का क्या है, गुण है।
और द्रव में कुछ कुछ गुण पाया जाता है, जैसे श्यानता का गुण द्रव में पाया जाता है, सरफेस टेंशन का गुण पाया जाता है, जो बारिश वगैरह का जो बूंद होता है वो क्या होता है, गोलाकार होता है। केशिकत्व एवं केशिकत्व की भी क्रिया द्रव में पाई जाती है। ये आप लोग लिख लेंगे कि द्रव में कौन सा द्रव्य गुण पाया जाता है। तो एक तो श्यानता हो गया, दूसरा आपका केशिकत्व हो गया, केशिकत्व हो गया, तीसरा आपका हो गया सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव हो गया। और द्रव में ही प्लवन की भी क्रिया होती है। तो 4-5 रखेंगे, याद रखेंगे, शायद एग्जाम में आ जाए। और सबसे ज़्यादा श्यान कौन होता है, शहद होता है। श्यानता क्या है, गुण है द्रव की। गैस की बात करेंगे तो ठोस की बात करेंगे तो प्रत्यास्था का जो गुण होता है वो किस में होता है, ठोस में होता है। ये भी ठोस का एक गुण है, ठोस का क्या है, एक गुण है। जिस तरह श्यानता केशिकत्व सरफेस टेंशन ये सब जो गुण है द्रव का, उसी तरह क्या है, प्रत्यास्था ठोस का गुण है। वायुमंडलीय दाब जो है गैस का गुण है। ये सब गुण रखेंगे, तीनों स्टेट का नाम याद रखेंगे। स्टेट जो तीनों पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, ठोस द्रव गैस में, उसमें कौन कौन सा पदार्थ की जो गुण पाया जाता है। अब 18वां, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये बताइए, जब द्रव को हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसका अणु एक दूसरे से दूर भागेंगे कि नहीं। जब एक दूसरे से दूर भागेंगे तो कोई भी बाह्य बल लगाएंगे। पहले एकजुट था तो बाह्य बल लगाते थे तो बोलता था नहीं नहीं भागो यार, जैसे हम थे वैसे रहेंगे, क्योंकि एकजुट होकर वो उसके बल का विरोध कर देते थे, जिससे इसकी आकृति नहीं बदलती थी। लेकिन जैसे आप इसको गर्म किए तो इसके जो आपस में जो अपने अपने कण है एक दूसरे से क्या हुआ, फैलना शुरू किया कि नहीं। जब फैलना शुरू किया तो आपस में जो एक बल था मजबूत वाला, जो बल धीरे धीरे वो टूटा कि नहीं। तो इस पर जैसे कोई बाह्य बल लगाया, आरोपित कर रहा है, बाह्य बल कोई यदि लगा रहा है तो इसकी आकृति चेंज हो पा रही है। तो बोला जाता है ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होगी। तो बोलेंगे अब द्रव की श्यानता घट जाएगी, क्योंकि श्यानता पहले जब इसको गर्म नहीं किए तो ये श्यानता क्या थी, ज़्यादा थी। गर्म करने से पहले क्या थी, ठंडे अवस्था में ज़्यादा थी। कोई भी बल लगाता था तो आकृति चेंज नहीं होने देता था, क्योंकि इसके सारे पदार्थ के गुण जो आपस में एक दूसरे से जुटे हुए थे। लेकिन जैसे गर्म किए तो इसके अणु एक दूसरे से क्या हुए, फैल गए, एक दूसरे से फैल गए। तो आपस में जो बल एकजुटता का है वो कम हो गया। तो कोई भी बल लगा के इसकी आकृति में विकृति ला दे रहा है। अर्थात कह सकते हैं कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है, घटती है। द्रव में जो गुण श्यानता का पाया जाता है वो गर्म करने से घट जाती है। ये याद रखिएगा, शायद आप लोग इस बातों को समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, चलिए ये क्वेश्चन देते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित में कौन एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक को हिंदी में हम लोग प्रतिजैविक बोलते हैं। एंटीबायोटिक को क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक बोलते हैं। और पिछला अभी जस्ट बताया एक क्वेश्चन में कि एंटीबायोटिक का कुछ उदाहरण याद रखिएगा आप लोग, जैसे पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया और टेट्रासाइक्लोन हो गया। कौन कौन सा, पेनिसिलिन जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने किए थे, और एक स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लोन, ये हो गया हमारे एंटीबायोटिक। जैसे एंटीबायोटिक जैसे बोलते हैं ना हम लोग, जैसे अभी डेंगू हो रहा है, फेमस बुखार है अभी डेंगू में क्या होता है, जब जैसे एडिस मच्छर काटता है तो जब शरीर से खून निकालता है तो उसके अंदर जो डेंगू वायरस होता है वो शरीर में छोड़ देता है। जैसे शरीर में ये वायरस छोड़ता है तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी एक तैयार होता है, प्रतिजैविक तैयार होता है। वो क्या करता है, वो डेंगू का जो वायरस है उसको मारता है, ये एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में डेवलप हुआ। लेकिन यही एंटीबॉडी क्या करता है, हमारे खून के प्लेटलेट्स को भी मार देता है। यही वजह है कि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स घट जाता है। और ये जो प्रक्रिया लगभग 3 से 4 दिन चलता है, जिसकी वजह से 3-4 दिन तक डेंगू वायरस को मारता है ये एंटीबायोटिक, तो साथ ही साथ प्लेटलेट्स को 3-4 दिन मारता है, जिससे प्लेटलेट्स घटता है। तो ये हमारा इस प्रकार ये एंटीबॉडी का कार्य होता है। तो एंटीबॉडी का काम क्या है कि जैसे ही कोई बाह्य आक्रमण हुआ या आंतरिक आक्रमण हुआ तो उसके विरुद्ध एक क्या होता है, प्रतिरक्षी के रूप में ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है उसको मारने के लिए। यही हमारा एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक दवा के रूप में फेमस है पेनिसिलिन, दूसरा हमारा ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, और तीसरा याद रखेंगे टेट्रासाइक्लोन। ये सब याद रखेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक को क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक बोलते हैं। ये लगभग क्या होते हैं, ये हमारे जीवाणु से ही ये प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद एक याद रखिएगा, जो हमारे एस्पिरिन और पैरासीटामोल बच गए, ये हमारा एंटीपायरेटिक दवा है। क्या, एंटीपायरेटिक, हिंदी में ज्वरनाशक बोलते हैं। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या है, जब हमारे शरीर का तापमान, बुखार में क्या होता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इस शरीर के तापमान को यदि कम कर दिया जाए तो बुखार कम हो जाएगा, बोलेंगे बुखार छूट गया। तो उसके लिए जो दवा दिया जाता है, एक तो फेमस दवा है पैरासीटामोल, दूसरा एस्पिरिन का भी, एस्पिरिन टैबलेट का भी नाम सुने होंगे, और एक फिनएसिटिन, ये भी याद कीजिएगा, फिनएसिटिन एंटीपायरेटिक दवा है। तो एंटीबायोटिक में 3 याद किए, लिख लीजिएगा, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लोन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये हो गया एंटीबायोटिक दवा हो गया।
उसके बाद अब एंटीपायरेटिक, ज्वरनाशक, जो बुखार को ख़त्म कर दे, बुखार को छुड़ा दे, शरीर के अधिक तापमान को कम कर दे। तो वो कौन कौन सा दवा? तो फेमस दवा है बुखार के लिए पैरासीटामोल, जो एंटीपायरेटिक का काम करता है। हिंदी में बोलते हैं ज्वरनाशक एंटीपायरेटिक को। दूसरा एस्पिरिन और तीसरा फिनएसिटिन, लिख लीजिएगा फिनएसिटिन। तो ज्वरनाशक के लिए, बुखार के लिए कौन कौन सा दवा? एस्पिरिन एक, पैरासीटामोल दो, पैरासीटामोल तो मुंह पे याद रहेगा, एस्पिरिन भी एक नया नाम फिनएसिटिन। ये सब नोट करते जाइएगा। अब और बताते हैं एंटीसेप्टिक, जिसको हिंदी में पूर्तिरोधी बोलते हैं। एंटीसेप्टिक का नाम से ही समझ रहे हैं, जो सूक्ष्म जीवों को मारता है या क्या करता है, उसकी वृद्धि को रोक देता है। कौन सा? तो एंटीसेप्टिक पूर्तिरोधी। जैसे इसका भी नाम लिख लीजिए एग्जाम्पल में, एंटीसेप्टिक का आइडोफॉर्म, पहला लिख लीजिए आइडोफॉर्म, दूसरा लिख लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा कौन सा हो गया? पोटेशियम परमैंगनेट हो गया। तीसरा लिख लीजिए बोरिक अम्ल, तीसरा बोरिक अम्ल, और चौथा मर्क्यूरोक्रोम, चौथा लिख लीजिए मर्क्यूरोक्रोम। तो एंटीबायोटिक में 3 बता दिए आपको, कौन कौन सा? पेनिसिलिन, स्टेप्टोमाइसिन और साइक्लोटोन, टेट्रासाइक्लोटोन बताया आपको। फिर आपको एंटीपायरेटिक, बुखार को कम करने वाली दवा कौन कौन सा? पैरासीटामोल, एसिपिरिन और फिनएसिटिन। अब जो बता रहे हैं तीसरा बताया 4 एग्जाम्पल एंटीसेप्टिक का, पूर्तिरोधी का, जो सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करता है, ये आइडोफॉर्म बहुत ही फेमस है, पोटेशियम परमैंगनेट बहुत ही फेमस है, बोरिक अम्ल और मर्क्यूरोक्रोम। ये सारे एग्जाम्पल लिख के याद कीजिएगा। और लिख लीजिए एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी या दर्दनाशक बोलते हैं, एनाल्जेसिक दवा। शरीर देखते हैं, शरीर दर्द करता है, या पीड़ाहारी का मतलब क्या? जो पीड़ा को हर ले, दुख को हर ले, दर्द को हर ले, उसी को दर्दनाशक बोलते हैं, इंग्लिश में एनाल्जेसिक बोलते हैं। यानी ये दवा जब दिया जाता है तो हमारे तंत्रिका तंत्र को बिना प्रभावित किए हमारे शरीर की दर्द को कम कर देता है, शरीर की पीड़ा को कम कर देता है, बिना शरीर को नुकसान पहुँचाए, तंत्रिका तंत्र को डैमेज किए। इसमें जो दवा आती है वो, इसमें एस्पिरिन दवा का भी यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल में लिख लीजिएगा एस्पिरिन, जो हम लोग ज्वरनाशक में लिए थे, एस्पिरिन और पैरासीटामोल, जो ज्वरनाशक में लिए थे वही इसमें हम लोग एनाल्जेसिक में भी ले सकते हैं, एस्पिरिन पैरासीटामोल। ये दोनों जब खाते हैं तो क्या होता है? नींद नहीं लगता है। लेकिन इसी में से कुछ दवा है जैसे मॉर्फिन, कोकीन, हीरोइन, ये जो अफीम का जो उत्पाद है, ये सब खाने से तो दर्द खत्म होता है लेकिन नींद लगने लगती है। तो इस प्रकार जो हमारा पीड़ाहारी और दर्दनाशक जो है, 2 प्रकार की दवाइयाँ इसमें आती है। एक तो वैसी दवा जो खाने से नींद ना लगे और दर्द भी ठीक हो जाए, वैसी दवा जो खाने से दर्द ठीक हो जाए बट नींद आ जाए। तो जो दर्द, वैसी दवा जो खाने से दर्द ठीक हो जाए, नींद ना लगे, तो वो है कौन सा? जो हम लोग लिए थे बुखार में दवा, कौन कौन सा? तो एस्पिरिन और पैरासीटामोल लिए थे। तो ये खाइएगा तो शरीर को बिना क्षति पहुंचाए दर्द ठीक हो जाएगा और नींद भी नहीं लगेगा। और एक वैसी दवा जैसे मॉर्फिन हो गया, कोकीन, हीरोइन हो गया, इसके खाने शरीर की तो दर्द ठीक होती है लेकिन नींद लगने लगती है, सुस्तापन आ जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया 20 नंबर का, 20 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो बताए थे आप लोग को सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का ही सोडियम का एक लवण होता है सोडियम बेंजोएट, याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट इसी का लवण है, बेंजोइक अम्ल का है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो टिक कर लीजिएगा। 4 आपको हम एग्जांपल में इसका भी बताए थे, खाद्य परिरक्षण के हेतु, अर्थात जो बोलते हैं ना आचार परिरक्षण में, स्वास्थ्य को बचाने के लिए, खराब नहीं हो, फलों को बचाने के लिए खाद्य परिरक्षण के रूप में जो भी यूज करते हैं वो 3-4 आपको बताए, रख लीजिएगा। जो भी आपको हम दवा का नाम ये सब एकदम घोर के पी जाइएगा, एग्जाम में आना ही आना है, यही सब क्वेश्चन आता है जो हम लोग नहीं बना पाते। एक सल्फा डाइजीन नहीं बताया आपको, एक सल्फा ड्रग है। सल्फा डाइजीन क्या है? एक सल्फा ड्रग है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक ड्रग है सल्फा डाइजीन, क्या है? एक ड्रग है, किसका? सल्फा ड्रग का। तो ये जो भी बताया कॉपी में लिख लीजिएगा, बढ़िया लगे, और उसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेगा। और जो भी हम बोल रहे हैं एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हैं। तो इसी के साथ साथियों फिर हम लोग अगले सेट में मिलेंगे जो सेट 2 होगा, और इसी प्रकार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का होगा। इसको बड़ा ही मेहनत से बनाते हैं, और शायद आप लोग को हम बताए ये 20 क्वेश्चन नहीं है, ये लगभग आपको 100 क्वेश्चन दिख रहा होगा। शायद मैं 50-60 ही बोला, ताकि ज़्यादा बोलते तो आप लोग को लगता है कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि 70, 80, 90 क्वेश्चन से ये कम होगा जितना मैंने बताया। आप इसको लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा, जो सेट दिए मिला लीजिएगा कि कितना उसमें सही है और कितना गलत है, वो सेट को निकाल के रखिएगा। इन सारी बातों को चाहे सेट पर भी लिख लें ताकि रिविज़न करने वक्त दिक्कत ना हो। ठीक, बायोलॉजी का फिर दूसरे चैप्टर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें इंडिविजुअल चलता रहेगा अपना चैप्टर, इधर एक सेट चलता रहेगा। इसी के साथ साथियों अच्छा लगे तो इसे बार बार देखिएगा।